गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन फॉर अटेंशन हमने चालू की है किताब, और लास्ट टाइम अटेंशन के अलग अलग कितने प्रकार है वो भी देखा था, और अटेंशन का महत्व क्या है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जैसा अटेंशन वैसा जीवन। अटेंशन इतना महत्व का है कि अटेंशन की पूरी क्वालिटी है, उसके ऊपर जीवन की क्वालिटी आधारित है। क्योंकि अटेंशन ऐसी चीज़ है कि हमें हर जगह पर इसका उपयोग करना पड़ता है। चाहे अंदर की जगत में जाना हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है, और बाहर की जगत में कुछ सीखना है, समझना है, काम करना है, हर जगह के ऊपर अटेंशन महत्व का है। चाहे स्टूडेंट है तो उसके लिए भी अगर वो अटेंशन से पढ़ेगा तो ही वो समझ सकेगा। जो लोग जॉब करते हैं वो अटेंशन से काम करेंगे तो ही उनको कुछ रिजल्ट मिलेगा। और जो साधक है वो अटेंशन से पूरे ध्यान से प्रक्रिया का करेगा, फॉलो करेगा तो ही उसको भी रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए अटेंशन जो है भगवान ने हमें एक ऐसी गिफ्ट दी है। अटेंशन जो है वो हमारे लिए एक प्रकार की गिफ्ट है कि जिसका हमें सही उपयोग करना आना चाहिए, और इसको हमें धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल अटेंशन जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, और जितनी वो ऊर्जा को हम कंसंट्रेट करेंगे उतनी ऊर्जा वो खिलती जाएगी, और हमारा अटेंशन जो है शार्प होता जाएगा। एक नज़र में सब कुछ हम देख सकेंगे। तो इस तरह का हमारे जो अटेंशन की क्वालिटी है उसको डेवलप करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा इस तरह वो जो है वो अंदर के, जब हम ध्यान करते हैं या अंदर के जगत में जाना है तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। पर नॉर्मली क्या होता है कि हम ज़्यादातर समय विचारों में बहुत डूबे रहते हैं, इसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो डे ड्रीमिंग ज़्यादातर जब चलता है तो अटेंशन हमारा जीरो लगभग हो जाता है, अटेंशन होता ही नहीं है, विचारों में गुम हो गए। तो वहाँ जो है वो अटेंशन नहीं है, तो फिर कोई सीखना समझना ये कुछ नहीं होता है। और अटेंशन को के लिए क्या चीज़ है कि उसको हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कि इसको कोई अवरोध पसंद नहीं है। वो अटेंशन जो है वो जितना अपने आप में तो लो लेवल पर ही रहना चाहता है। जब हमें अटेंशन को कुछ करने के लिए ये कुछ करना है तो उसको पे करना पड़ता है, मतलब कि अटेंशन लगाना पड़ता है। तो अटेंशन लगाना वो अटेंशन को ही पसंद नहीं है, या हमें हमारे जीव को पसंद नहीं है। लीस्ट रेजिस्टेंस में क्या है कि वो पड़ा रहना चाहता है कि वहाँ कुछ तकलीफ ही नहीं है, लीस्ट रेजिस्टेंस में रहो। और जब रेजिस्टेंस आता है तो अटेंशन कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है। कई बार जब हम अटेंशन को पे करना होता है तो हमें सब थोड़ा बोरिंग जैसा लगता है, कभी डिफ़िकल्टी आती है। जैसे बच्चों को कहते हैं कि भाई ध्यान से पढ़ो तो वो उसको पसंद नहीं आता, उसको तकलीफ होती है। इस तरह हमें भी जब अटेंशन से करना पड़ता है तो थोड़ी ऊर्जा वापरनी पड़ती है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, पर ये करना पड़ता है। उसके अलावा हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है। तो ये एक खास बात समझने की है कि अटेंशन को हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए योग की अलग अलग प्रैक्टिसेस है। और हमने देखा कि प्रिज्म इसमें सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। प्रिज्म के द्वारा हम अटेंशन को काफ़ी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अटेंशन के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब अटेंशन को हम दो जगह के ऊपर रखते हैं साथ साथ में, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। मतलब कि अभी इसी मोमेंट के ऊपर आप सुन भी रहे हैं और आपके अंदर क्या चल रहा है ये दोनों आपको समझ में आता है एट द टाइम, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। नॉर्मली हमारा अटेंशन एक ही और बाहर की ओर ही भागता है, अंदर क्या चल रहा है वो हमारा ध्यान अंदर की ओर नहीं जाता है।
पर सच में तो अंदर भी ध्यान होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए। अब सुन रहे हैं मानो कि, तो अंदर क्या चल रहा है, कौन से विचार आ रहा है, जो सुन रहे हैं उसमें इससे हम एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, कभी सुनने का अच्छा लगता है, कभी बोरिंग लगता है। तो अंदर जो कुछ चल रहा है उसके प्रति भी हमारा कांस्टेंट ध्यान रहना चाहिए। तो वो जो है दो छोर के ऊपर जब ध्यान रहता है तो हमारा अटेंशन जो है वो एक इसकी प्रैक्टिस जो है, इसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। क्योंकि हमें जो अंदर क्या चल रहा है जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हमारे अंदर बेहोशी ही है। तो बेहोशी तो तब होते कि जब अंदर क्या चल रहा है वो भी हम जानते हैं। तो दोनों और हम साथ साथ में कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, कुछ करते हैं, हर समय हमारा ध्यान एक ध्यान जो है एक ध्यान एक छोर के ऊपर रहना चाहिए और दूसरा बाहर की दुनिया में। तो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया दोनों जगह पर साथ साथ में अटेंशन रहता है तो फिर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। वो बहुत डिफिकल्ट है, पर इसके प्रैक्टिस किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये हमेशा साधक जो है उसको ये हमेशा इस प्रकार की प्रैक्टिस का कुछ समय के अंतराल पर इसकी प्रैक्टिस उसको खास करनी चाहिए, तो एक डेवलपमेंट उसका हो पाएगा। अब ये जो यहाँ हम सब अटेंशन की बात करते हैं, ये अटेंशन जो है वो हमारा एक चिटका अटेंशन है और वो जिसको हम अटेंशन कहते हैं नॉर्मल कोर्स में वही है। योग के अंदर जो अटेंशन है, मतलब योग के अंदर अटेंशन कहना है तो धारणा को कह सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा है वो रियल अटेंशन है, पर वो कोई कर नहीं सकता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल तावरिया जी ने दिया था कि भाई रियल अटेंशन कैसा हो सकता है, तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे वो कहते थे कि भाई रियल अटेंशन क्या है, तो मानो कि आप किसी एक व्यक्ति को ध्यान से देखते हैं, इसका चेहरा एकदम ध्यान से देखो थोड़े मिनटों के, थोड़े क्षण के लिए, थोड़ा समय के लिए। फिर आपको क्या करना है, वो जो एक इमेज आपका ब्रेन के अंदर आ गई, मेमोरी के अंदर आ गई, फिर आपको एक वाइट जो दीवार है या कोई पर्दा है वाइट, उसके ऊपर सेम इमेज को आपको बनाना है। मतलब कि आप दीवार के पास जाते हैं और जो आपने देखा था वो व्यक्ति का चेहरा, उसकी आंख, उसके नाक, उसके गाल, जो कुछ था सेम टू सेम पिक्चर आपको वो दीवार के ऊपर देखना चाहिए। तो ये तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी कोई व्यक्ति को देखते हैं फिर मन में भी उसका हम सोचते हैं उसके बारे में, तो एकदम एग्जैक्ट तो वो चीज़ हमारे आँख के सामने आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ तो वो चीज़ दीवार के ऊपर हमें रिफ्लेक्ट करनी है, यदि दीवार के ऊपर ही वो व्यक्ति है, इस तरह हमें उसको वो इमेज को फिर से लाना है। उसको रियल अटेंशन कहा जाता है, जो धारणा है जिसको योग में कहते हैं। तो अटेंशन इतनी ऊंची चीज़ है, फिर भी हम जो एक अटेंशन ध्यान के रूप में जो हम उपयोग करते हैं, हमने एक शक्ति हमारे अंदर दी गई है, इसका जो उपयोग करते हैं नॉर्मली हर काम के अंदर, तो वो एक इसको भी अटेंशन कहना पड़ता है। पर रियल अटेंशन जो है वो ध्यान का, धारणा का है, वो इसको रियल अटेंशन कहा जाता है। अब थोड़ा पढ़ते हैं, और ये चैप्टर 2 पेज का है, अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर थोड़े क्वेश्चन आंसर लेंगे लास्ट में। और आज मैंने PDF की भी भेजी थी, तो शायद किसी के पास बुक हो तो उसके अंदर पेज नंबर 5 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। उसके पहले हमने देखा था, इसमें एक पेज नंबर 4 के ऊपर अटेंशन की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, वो खास हमने लास्ट टाइम देखी थी। अटेंशन में बी डिस्क्राइब एज इंटेलिजेंस ऑफ द मोमेंट। इसी क्षण की जो प्रज्ञा है, इसी क्षण की जो समझ है, उसको अटेंशन कहा जाता है। मतलब कि जो चीज़ के ऊपर नज़र पड़ी और वो चीज़ की उसी मोमेंट के अंदर समझ आ गई, उसको अटेंशन कहते हैं। तो ये एक डॉक्टर पारुक ने एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ अटेंशन की दी है। अब आगे पढ़ते हैं। अ फ्लैश ऑफ न्यू इंसाइट और एन ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू
that can lead to effective and harmonious action cannot be expected from within the computer brain, although it may be 1,000 times more complex than the man-made one. तो क्या कहते हैं यहाँ, एक हमारा जो कंप्यूटर ब्रेन है इसका एक लिमिटेशन बताते हैं कि भाई हम जो अंदर से कभी जो एक फ्लैश ऑफ न्यू साइट इनसाइट आती है, हमारे अंदर एक इनसाइट जब कभी कभार आ जाती है, तो वो जो इनसाइट अंदर आती है वो हमारे ब्रेन से नहीं आती है। ब्रेन के पास इसको हम इसकी अपेक्षा नहीं रख सकते। या ऑथेंटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू, मतलब कि मूल्यों का जो बदलाव है, प्रमाणित बदलाव है हमारे अंदर, जो कुछ वैल्यूज होती है, मूल्य होते हैं, उसका जो बदलाव है वो हमारा ब्रेन जो वो दे नहीं सकता है। वो अगर ये होता है, एक इनसाइट आती है या फिर ये इस प्रकार का बदलाव आता है, तो हमारे अंदर इफेक्टिव और हार्मोनियस एक्शन बनेंगे। पर ब्रेन जब काम करता है तो इतना इफेक्टिव या हार्मोनियस काम नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये इनसाइट की फ्लैश हमारे अंदर नहीं आती। और जब हमने डिस्कोर्सेस देखे थे तब भी हमने देखा था कि ब्रेन कंप्यूटर एक अलग है और जो इनसाइट अंदर से आती है, फ्लैश आती है, वो दूसरा ब्रेन से आती है। तो ब्रेन कंप्यूटर तो इसको कहते हैं कि जो पीछे का जो मेमोरी का भाग है वो ब्रेन कंप्यूटर है, और आगे का जो रजिस्ट्रेशन एरिया है वो दोनों मिलके ब्रेन कंप्यूटर बनता है। पर जो तीसरा जो ब्रेन है, सी जिसको कहते हैं, जो साइलेंट एरिया है, वो अलग है। और ये जो फ्लैश हमेशा आती है इनसाइट की, वो वहाँ से आती है। तो ये कंप्यूटर ब्रेन के अंदर नहीं होता है इसकी ये। और हम इसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ब्रेन के द्वारा हमें इस प्रकार की कोई फ्लैश मिल जाए। हालांकि कहते हैं कि भाई जो मनुष्य ने जो कंप्यूटर बनाया है, इससे तो ये बहुत 1,000 टाइम कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसको समझना भी मुश्किल है, ऐसा हमारा ब्रेन है। पर फिर भी उसका भी बहुत सारे लिमिटेशंस है। एनी अटेम्प्ट टू डू सो वुड लीड टू फेल्योर एंड फ्रस्ट्रेशन। अगर हम चाहे कि भाई ये ब्रेन इस तरह का काम करे, कुछ अंदर से कुछ समझदारी वाला या इंसाइट वाला हमें ये ब्रेन से कुछ हो जाए, तो वो तो हमें जो है वो निराशा के प्रति ले जाएगा और उससे हम नाकामी होंगे। तो ये इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन ब्रेन के पास रखना वो कोई अच्छी बात नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। अब यहाँ एग्जाम्पल एक देते हैं। वी मे एड्रेस ए मोटर कार टू बी काइंड एंड नॉट कोज एक्सीडेंट्स फॉर 1,000 years, बट ए कार विल नॉट बी एबल टू लर्न वैल्यूज। अब यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि भाई एक कार होती है, उसको हम 1000 बार इसको उपदेश दे कि भाई तू जरा अच्छी तरह चलना, एक्सीडेंट मत कर देना, इस तरह की कोई हम इसको उसको समझाए तो भी वो पॉसिबल नहीं है कार के लिए। तो इसी तरह हमारा जो ब्रेन है, इसके लिए भी कोई जिसको जो हम ब्रेन को उपदेश देते हैं, और इसीलिए तावरिया जी बार बार कहते कि भाई जो प्रीचिंग है वो प्रीचिंग हमेशा फेल जाता है। सरमन, प्रीचिंग, ये सब जो है रिलीजियस जो उपदेश दिए जाते हैं, कथा वो वगैरह में जो बातें होती है, तो वार्ता की तरह हम सुनते हैं उसको, पर उससे कुछ हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, क्योंकि ये ब्रेन की क्वालिटी ही नहीं है। ब्रेन उसको कुछ कर ही नहीं सकता। वो तो सुनेगा, नाखुश होगा या खुश होगा और फिर भूल जाएगा या उसको सेव कर देगा मेमोरी के अंदर। इतना ही ब्रेन का ये है। तो ये जब हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो बहुत अलग लेवल के ऊपर उसका काम होता है, और वो जो एरिया होता है वो भी एक अलग होता है। श्योरली सम ऑफ अस must have wondered why when one teaches computer know-how, thousands learn and apply it successfully, whereas when one teaches openness and cooperative living, few seem able to imbibe them. अब यही है कि कोई टेक्निकल अब नो हाउ है, वो अगर हम सीखते हैं तो वो सब सीख सकते हैं। हजारों लोग को कंप्यूटर का नॉलेज अगर बताया जाए, सिखाया जाता है,
तो वो सीख लेंगे। पर वही व्यक्ति को कहा जाएगा कि भाई किस तरह जीना है, ओपननेस के साथ में जीना है या लोगों के साथ कोऑपरेटिव बन के जीवो, तो ये नहीं हो पाएगा, या बहुत कम लोग जो है वो उसको आत्मसात कर पाएंगे, वो उस चीज़ को ले पाएंगे। क्योंकि जहाँ वैल्यूज़ की बात आती है तो फिर वैल्यूज़ के अंदर सब लोग काम नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति के अंदर कुछ वैल्यूज़ डेवलप हुई होती है या उसका माइंड इतना डेवलप हो चुका होता है, वही व्यक्ति ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकती है और काम कर सकती है। बाकी तो लोग जो है वो मैकेनिकली जो है वो चीज़ें करते जाते हैं और उसमें कोई वैल्यू का कोई जगह नहीं होती है। ए कंप्यूटर इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर दैट मेक्स द ब्रेन कंप्यूटर फंक्शन? Patanjali calls this power chitti, the energy of universal intelligence, in whose presence alone the brain computer can function. When it stops flowing through the brain body system, life comes to an end. ये बात तो हम अब इतने समय से समझ चुके हैं कि भाई कंप्यूटर है, ब्रेन कंप्यूटर है हमारा, उसका पावर सोर्स क्या है? तो चिट्टी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई चिट्टी जो है मतलब कि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है, यहाँ यूनिवर्सल इंटेलिजेंस शब्द यूज किया है, तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वो चिट्टी है और वो हमारा पावर सोर्स है। मतलब चिट्टी जो है वो अंदर आती है, चित्त बनता है जिसको स्वचित्त कहते हैं, सेल्फ माइंड। तो सेल्फ माइंड बना, स्वचित्त बना, और वो स्वचित्त जो है वो ब्रेन को ऊर्जा देती है। ये चित्त जो है वहाँ जाता है और उसके द्वारा उसकी प्रेजेंस के अंदर वो ब्रेन कंप्यूटर काम करने लगता है। तो यहाँ इसलिए कहा कि हुज प्रेजेंस एलोन शब्द यूज किया, मतलब उसकी खाली प्रेजेंस ही जरूरी है। वो हाजिर हो गया तो ब्रेन काम करने लगेगा, उसको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। उसको कोई चित्त को कुछ ब्रेन को ज्ञान देने की जरूरत नहीं कि तुम्हें ऐसा करना है ऐसा करना है। वहाँ खाली उसको हाजिर ही रहना है कैटालिस्ट के रूप में, और वो ब्रेन फिर अच्छी तरह काम करेगा। तो ये जो है चित्ती शक्ति जो है वो हमारे अंदर आती है, इसी कारण हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो जीवित है और काम करता है। जिस मोमेंट के ऊपर ये चित्त बन के अंदर आना बंद कर देती है, उसी मोमेंट के ऊपर हमारा जो पूरा ये ऑर्गेनिज्म है, ब्रेन बॉडी सिस्टम है, वो काम करना बंद कर देगा। तो सिर्फ ब्रेन नहीं पर बॉडी भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि बॉडी की कामगिरी का आधार जो है वो ज़्यादातर ब्रेन के ऊपर ही, ब्रेन से ही पूरा बॉडी हमारा कंट्रोल होता है। When chitti flows through the brain, it becomes a faculty called self-mind or chitta. It is the self-mind or chitta that is the source of all wisdom, values and insight. An attentive brain can receive these treasures from the self-mind if it is always perceptive. अब ये जो है वो चित्ती शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो उसको हम चित्त कहते हैं, सेल्फ माइंड कहते हैं। चित्त बना और यूनिवर्सल माइंड यहाँ सेल्फ माइंड बना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमेशा समझ में आना चाहिए। और ये जो, क्योंकि चित्ती और चित्त की दोनों की क्वालिटी तो सेम ही है, और चित्ती की क्वालिटी में ये वैल्यूज और विजडम और इंसाइट वगैरह सारी चीज़ जो है वो चित्ती की क्वालिटी है। तो जैसे चित्ती हमारे अंदर आती है और अगर वो करप्ट नहीं होती है, हमारे संस्कार या हमारी मेमोरी को नहीं मिलती है, तो वो प्योर रूप में रहती है, तो वो फिर हमें विजडम दे जाती है, हमारे अंदर वैल्यूज आते हैं और हमारे अंदर इंसाइट, अंतर्दृष्टि, ये सारी चीज़ों का विकास होता है। पर अगर वो संस्कार के साथ मिल जाती है, मतलब हमारा चित्त जो है वो संस्कार के साथ मिल जाता है, तो फिर वो अकॉर्डिंगली उसी तरह काम करेगा। तो फिर वहाँ विजडम वगैरह नहीं रहेगा, फिर वो संस्कार या जो हमारा सोकल नॉलेज है अंदर पड़ा हुआ है वो फिर काम करने लगेगा। और जो हमारा जो अटेंटिव ब्रेन है
मतलब जो ब्रेन जो ध्यानस्थ ब्रेन हमने बनाया है उसको, वो ये जो है सेल्फ माइंड का जो खजाना है जो हमारे अंदर आता है, उसको वो ले सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। Whereas the re-educated brain can clearly see a situation or problem through attention, the self-mind, others, answers और resolve problems। अब क्या है कि अगर एक बार हमने ये हमारा ब्रेन को री-एजुकेट कर लिया, मतलब कि वो अब संस्कार से काम नहीं करेगा, वो चित्त जो अंदर आता है उसके द्वारा काम हमारा अगर चालू हो जाता है और अटेंटिव ब्रेन हमारा अगर जब बनता है, तो क्या होता है कि ये री-एजुकेटेड जो है ब्रेन, वो हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है। हालांकि वो उसकी अपनी कैपेसिटी नहीं है, पर ये कैपेसिटी है वो सेल्फ माइंड की है। सेल्फ माइंड जब अंदर आता है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी है, उसके अंदर ये एक ज्ञान है कि कोई भी समस्या है उसका निराकरण क्या हो सकता है, वो ज्ञान चित्त के पास है या चित्ती के पास है। अब जब वो अंदर आता है और अगर वो हम जान सकते हैं, वो हम सुन सकते हैं, तो वो ज्ञान ब्रेन को दिया जाता है, क्योंकि समस्या जो है वो ब्रेन के अंदर है, चित्त के अंदर तो कोई समस्या ही नहीं है, वो तो चित्ती का भाग है। जो समस्या उत्पन्न होती है वो ब्रेन से होती है या ब्रेन के अंदर होती है। एक प्रॉब्लम लाइफ का कोई आ गया तो कोई वो प्रॉब्लम को कौन समझेगा? ब्रेन समझेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये इंटरफियरेंस है, ये रुकावट है, ये तकलीफ है। तो वो क्या करेगा, ब्रेन जो है वो चिट्ठी के संपर्क में आता है और चिट्ठी से को वो प्रॉब्लम बताएगा कि देखो भाई लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गया है। तो अब जो चित्त है उसके पास तो ये ज्ञान है, वो चित्त जो है वो ही ज्ञान फिर से ब्रेन को बताएगा कि भाई इसका सॉल्यूशन है, ऐसा है, आप ऐसा करो तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह अंदर कामगिरी होती है। पर जब ये ब्रेन री-एजुकेटेड हो जाता है और वो चिट्ठी से कुछ सीख सकता है, समझ सकता है, उसके संपर्क में आ सकता है, तो ही बात बनती है। नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम और दुनिया के सभी प्रॉब्लम से सब लोग ब्रेन से सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। और ब्रेन का मतलब ही संस्कार है, क्योंकि मेमोरी जो अंदर पड़ी है उसको हम उपयोग करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ सक्सेस ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि वो उसका नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, उसका नॉलेज है वो अनुभव के ऊपर आधारित है। जहाँ हालांकि जो चिटका आता है वो तो उसके भी ऊपर से आता है। तो अगर वहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलता है तो फिर कोई बात और होती है और वो समाधान परफेक्ट होता है और उसके द्वारा हम वो चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। This self-mind perceives totally, immediately and directly and reflects its perspective insight into the brain, provided the software in it, the river of thought, is not in a state of semi-somnambulism and not polluted by reaction, that is, if it is prepared to receive the insight. अब जो सेल्फ माइंड जो है हमारा, वो मतलब कि जो हमारा स्वचित है वो क्या है कि टोटली परसीव करता है, टोटली, इमीडिएटली एंड डायरेक्टली। तो ये स्वचित जो है वो पूर्ण रूप से तुरंत और सीधे सीधे वो देख समझ सकता है। और उसकी जो परसेप्टिव इंसाइट है, मतलब प्रज्ञायुक्त अंतर्दृष्टि जो है वो ब्रेन को देते हैं और ब्रेन फिर ये समझ जाता है कि भाई ये इनसाइट का मुझे क्या उपयोग करना है मेरा प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने के लिए। पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि ब्रेन के अंदर जो विचारों का जो प्रवाह चल रहा है, इसका ये सॉफ्टवेयर है, ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो विचारों का प्रवाह चल रहा है। वो जो है वो विचारों का जो प्रवाह है वो निद्राधीन न हो, मतलब कि
अदर जो एक प्रकार की जागृति होनी चाहिए। अगर हम विचारों में एकदम खोए खोए हैं तो वो चीज जो है इसको सेमी सोमनाबिलिज्म कहते हैं, कि जैसे कि अर्ध निद्रा की स्थिति कैसी होती है, तो इस प्रकार की अंदर स्थिति बनेगी तो फिर ये जो इंसाइट जो चित्त हमें देना चाहता है वो फिर हम ले नहीं पाएंगे, और इसके अंदर फिर कोई रिएक्शन भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये रिवर ऑफ थॉट है, वो रिएक्शन द्वारा पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए, प्रदूषित नहीं होनी चाहिए। तब हम सिर्फ वो चित्त का जो ज्ञान है उसको हम पा सकते हैं और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द बेसिक एम ऑफ योगा इज to prepare the brain to receive this insight based on direct perception of the self mind. If insight or values are given to the brain from outside by way of lecture and advice, it serves no purpose. तो योग का हेतु क्या है? योग का एक बेसिक हेतु ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह का इंसाइट ये चित्त के पास से, वो सेल्फ माइंड के पास से रिसीव कर सके, इस प्रकार का ज्ञान जो है वो रिसीव कर सके। तो अगर ब्रेन को हम तैयार करते हैं धीरे धीरे करके इसी तरह, तो फिर वो सेल्फ माइंड से बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है, और वो इस तरह वो रीएजुकेटेड भी होता जाता है। पर ब्रेन को कोई उपदेश या लेक्चर या एडवाइस दी जाती है तो उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है, और वही हम जानते समझते। इसलिए तावरिया जी बार बार कहते हैं कि भाई ये कोई काम की चीज़ नहीं है, आप ये करोगे वो करोगे, किसी तरह ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे और समझोगे कि भाई मेरा हम डेवलप हो रहा है, हमारे अंदर कुछ विकास हो रहा है, तो ये एक फॉल्स है। वो सच में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक चित्त जो है वो अंदर काम करना चालू नहीं करता है तब तक ब्रेन के अंदर चाहे दुनिया भर की हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले, इससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। द ब्रेन कैन मैकेनिकली रिपीट एन एटीट्यूड और एन आइडियोलॉजी, बट दिस इज ओनली कंडीशनिंग विच विल ब्रेक डाउन लाइक एन आर्टिफिशियल लिम्ब अंडर क्राइसिस। तो इसी तरह हम, क्योंकि ब्रेन का जो है वो मैकेनिकली काम करने की उसकी आदत है, और जो उसने सुना है समझा है वो फिर मैकेनिकली वो जो आइडियोलॉजी है, वो आदर्शवाद है, उसको रिपीट करता रहेगा। यही होता है कि अब देखो कोई बड़े बड़े लेक्चरर्स होते हैं तो कोई कोटेशंस कोई बोलते हैं, कोई ये करते हैं वो करते हैं, कोई कबीर का दोहा बोलेगा, कोई वो करेगा। कई स्पीकर को आप सुनेंगे तो अलग अलग, क्योंकि ये जो ज्ञान बाहर का ज्ञान इकट्ठा किया है वो रिपीट करता रहता है। ब्रेन का वही काम है, ब्रेन तो मैकेनिकली ये रिपीट करेगा, जो ज्ञान अंदर आया उसको रिपीट करता जाएगा, पर उसके अंदर कोई विजडम नहीं होगा, और ये फिर जो ज्ञान है वो फिर पूर्वग्रहित हो जाएगा, एक कंडीशनिंग हो जाएगी उसके अंदर, और वो कभी भी फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब कि वो तो जो ब्रेन जो है वो चित्त के संपर्क में जब तक नहीं आता है और ब्रेन खाली अपने संस्कार से काम करता है तब तक वो कुछ बनता नहीं है। खाली वो जो जिसने ज्ञान इकट्ठा किया है वही बोलता रहेगा, बताता रहेगा, और वो व्यक्ति जैसे बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, इस तरह का वो सब करेगा, पर ये कोई सही चीज नहीं है। फंडामेंटल चेंज कैन नॉट टेक प्लेस इन दैट वे। It is only insight flowing from one's own self-mind, which is in link with the universal mind that permeates the entire universe, that leads to understanding. तो यही है कि अगर हमारा अंदर इंसाइट जो है वो सेल्फ माइंड के से आता है, और सेल्फ माइंड क्या है? यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ी है। चित्त है वो चिट्ठी के साथ जुड़ा है, और हम जानते हैं कि चिट्ठी की क्वालिटी क्या है
कि वो तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, इस तरह की उसकी क्वालिटीज है, उसको सब कुछ पता है, उसके अंदर सब प्रकार का ज्ञान है। वो चित्त की क्वालिटी है और वही क्वालिटी हमारे चित्त के अंदर भी आती है, सेल्फ माइंड के अंदर भी आता है। और जब वो हमारे अंदर फ्लो होता है तब ये इनसाइट जो है वो काम करेगी। खाली ब्रेन कंप्यूटर काम करता है तो फिर इनसाइट इसमें नहीं हो सकती है। और जब ये सेल्फ माइंड काम करेगा तब हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज़ है, ज्ञान इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है, और उससे भी ऊपर जो है वो विजडम, विजडम एकदम और अलग चीज़ है। तो ये अलग अलग फैकल्टीज है, एक जो है वो खाली ब्रेन की है और बाकी जो है सेल्फ माइंड की है। अंडरस्टैंडिंग और विजडम जो है वो सेल्फ माइंड का है, इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की है। द टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज नॉट नॉलेजेबल, इज नॉट नॉलेज अबाउट अ प्रॉब्लम बट फ्रीडम फ्रॉम इट। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग आई है उसकी कसौटी क्या है, उसका टेस्ट कैसे है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम को खाली वो सॉल्व करेगा या प्रॉब्लम के बारे में वो जानेगा, वो प्रॉब्लम से मुक्त कर देगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग की, जब आदमी के अंदर रियल अंडरस्टैंडिंग आती है सेल्फ माइंड से, तो उसका जीवन ही बदल जाता है और वो जीवन जिएगा। उसके अंदर वो जो प्रॉब्लम है उससे वो उससे खुद वो मुक्त हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम अपनी जगह पर है और उसके ऊपर वो प्रॉब्लम हावी नहीं होता है, वो ओवर पावर नहीं कर सकता है कोई भी प्रॉब्लम। क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम है, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है। शरीर से लेके कुछ अंदर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है, सोशल लेवल के ऊपर है, इकोनॉमिक लेवल पर कोई ना कोई प्रकार से हमारे अंदर हमारे सामने प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। जीवन है तो प्रॉब्लम है, वो तो जिंदगी भर रहते हैं, पर वो हमारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, वो हमें ओवर पावर नहीं कर देने चाहिए। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आनी चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग आती है तो फिर वो व्यक्ति इस प्रकार के प्रॉब्लम से मुक्त रह सकता है। द फर्स्ट क्वेश्चन बाय एन इन्वेस्टिगेटर वुड बी, डज द सेल्फ माइंड चित्त रियली एग्जिस्ट? इफ सो, हाउ डू वी ब्रिंग द ब्रेन इनटू कॉन्टेक्ट विथ इट? Patanjali answered this question not by calling for belief in self-mind, for belief in self-mind, but by suggesting experiments leading to experiencing this insight, which finds expression through the brain. अब सवाल ये होता है, अगर हम साधक है, शोधकर्ता है, इन्वेस्टिगेटर है, तो ये सवाल पहले ये आना चाहिए कि भाई ये सेल्फ माइंड या चित्त जैसा कुछ है या नहीं। क्योंकि हमें नॉर्मल कोर्स में ये इसका अनुभव नहीं होता है। सेल्फ माइंड हम कहते हैं, मानते हैं कि भाई सेल्फ माइंड जैसा कुछ है, पर नॉर्मल कोर्स में जब तक ब्रेन काम करता है, ब्रेन कंप्यूटर से आदमी जीता है, तब तक वो सेल्फ माइंड का अनुभव नहीं कर सकता है। तो फिर अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई सेल्फ माइंड जैसा है कि नहीं कुछ। और अगर मानो कि सेल्फ माइंड है तो इसको ब्रेन के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाए और जो उसका जो नॉलेज है वो ब्रेन को दिया जाए, तो ये दूसरा सवाल है। तो उसके लिए पतंजलि क्या कहते हैं कि एक जो सेल्फ माइंड जो है उसको किस तरह ये करना है, तो उसके लिए कुछ पतंजलि एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस इसके लिए करने के लिए बताते हैं। तो जो इनसाइट है सेल्फ माइंड की, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके ऊपर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, तब फिर ब्रेन को ये इनसाइट का पता चलता है। तो इसीलिए जो तावड़िया जी ने सारी प्रैक्टिसेस दी है वो इसीलिए कि हम प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें से कुछ हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और वो एक्सपीरियंस के द्वारा हम जान पाएंगे कि हाँ ये चित्त जैसा है, सेल्फ माइंड जैसा कुछ है, और फिर सेल्फ माइंड का उपयोग किस तरह करना है वो भी सीखेंगे। हालांकि ये सारी बातें हैं वो थोड़ी आगे की है। 3A का जो स्टेज है उसके अंदर हम इस प्रकार का सेल्फ माइंड का उपयोग करना सीखते हैं, और इनसाइट जो है वो चित्त की या चिट्ठी की, उसको हम उपयोग करना फिर सीखते हैं।
तो शुरुआत में तो प्रैक्टिस करते रहना है, उससे एकदम सेल्फ माइंड का परिचय नहीं हो जाएगा, पर धीरे 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 करके आगे सेल्फ माइंड का परिचय हो जाएगा। और फिर उसका एक परिणाम ये भी आएगा या एक रिजल्ट ये मिलेगा हमें कि हमारे ब्रेन की काम करने की क्वालिटी भी बदल जाएगी। तब फिर हमें पता चलेगा कि अभी ब्रेन तो कुछ अलग ढंग से काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो कोई और जगह से ये एनर्जी ले रहा है, ये सेल्फ माइंड से ये इनसाइट जो है वो कोई और जगह से ले रहा है। इसीलिए ब्रेन जो है वो भी एकदम जिसको कहते हैं कि एक अच्छी तरह काम करने लगेगा, और जीवन के जो प्रॉब्लम्स है वो सेल्फ माइंड द्वारा ये ब्रेन उसके साथ में कांटेक्ट करके सॉल्व करेगा, तो जीवन की क्वालिटी भी बदल जाएगी। तो फिर व्यक्ति के अंदर इस तरह का परिवर्तन आता है और व्यक्ति खुद भी महसूस करता है और उसके साथ में दूसरे लोग भी महसूस करते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ही ये है कि अब हम धीरे धीरे सेल्फ माइंड के साथ में जुड़ते रहते हैं या जुड़ जाएंगे। These experiments are not tried out in a closed laboratories. They are not an outcome of sitting cross-legged for 20 minutes daily. They are processes to work with experimentally in the very fabric of daily life. अब ये जो है वो यहाँ जो चित्ती का अगर अनुभव आपको करना है तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए और फिर देखने लगे कि कोई चित्ती जैसा कुछ है कि क्या अंदर कुछ आ रहा है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ये कोई लेबोरेटरी का कोई प्रयोग नहीं है, इस प्रकार का प्रयोग नहीं है, या फिर आंखें बंद करके बैठ गए इस तरह का भी होने वाला नहीं है। पर जो जीवन जी रहे हैं और जीवन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहा है तो प्रॉब्लम हम किस तरह सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम आता है तो हम घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम आता है तो हम शांति से उसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम आते हैं तो हम दूसरे के पास भागते हैं। देखो कोरोना आया था तो सब अच्छे अच्छे लोगों की कसौटी हो गई थी, सबके सब इतने घबरा गए थे, सबके अंदर इतना उथल पाथल हो गई थी। तो वो हमारा एक टेस्ट है कि भाई ये जीवन के अंदर एक ऐसी क्राइसिस आती है तो कितना हम शांति से जीते हैं। तो वह अगर आपके अंदर सेल्फ माइंड का काम करना चालू हो गया होगा तो जिनके अंदर सेल्फ माइंड ने काम किया होगा वही व्यक्ति ऐसी परिस्थिति के अंदर स्थिर और शांति से जिएगा और काम करेगा। वरना क्या होगा कि ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति फिर एकदम घबरा जाती है, टूट जाती है। इसका मतलब ही ये हुआ कि भाई हम अभी ये इसके साथ में जुड़े हुए नहीं हैं, हमारे अंदर सेल्फ माइंड अभी अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है और उसको ये डेली लाइफ जो है उसके अंदर ही जांचा परखा जाता है। एट द रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन we could briefly summarize Patanjali's suggestions for experimentation as follows। तो अब एक सरलता से ये लेखक है वो पतंजलि क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सपेरिमेंट बताना चाहते हैं वो यहाँ बताते हैं। Essentially simple, they are scientific in the sense that Patanjali does not ask us to work with that which is unknown, the self mind, but with that which is known, the brain। ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है कि जो चीज़ हम जानते नहीं, लोग क्या करते जो चीज़ जानते नहीं है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का प्रयत्न करते हैं। कोई शक्तियों को जगाते हैं, कोई ये करते हैं, कोई अलग अलग मंत्र से कोई और चीज़ें करते हैं। तो ये नहीं करना है, हमें जो अननोन है उसके ऊपर काम नहीं करना है, हमें जो नोन है उसके ऊपर काम करना है। और ब्रेन जो है वो नोन है, ब्रेन को हम थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, ब्रेन को हम री एजुकेट कर सकते हैं। सेल्फ माइंड जो है वो तो कब आता है, कैसे आता है, उसकी कोई हमें सेंसेशन ही नहीं है। हम कहते हैं कि भाई इम्पल्स अंदर आया, तो चित्त जो अंदर आता है तो इम्पल्स के रूप में आता है। तो वो अंदर जो आता है
उसका तो हमें कोई अनुभव ही नहीं होता है। हम कहते हैं कि भाई अंदर इम्पल्स आया और ब्रेन के अंदर गया, मेमोरी पैटर्न को मिला, तो ना मेमोरी पैटर्न क्या है उसका हमें कोई अनुभव है, ना अंदर इम्पल्स आ रहा है इसकी कोई सेंसेशन है, कुछ नहीं है। पर ब्रेन किस तरह काम करता है वो थोड़ा बहुत हम समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ब्रेन के साथ काम कर सकते हैं, अभी सेल्फ माइंड के साथ नहीं काम कर सकते। वो 3A 3B के अंदर वो काम कर सकते हैं। The way to let the self mind through its a light of perception from within into the brain requires concern not with the self mind with which we are not usually in touch, but with the brain which is our everyday instrument of knowing. तो क्या कहते हैं कि जो स्वचित है वो अपने ज्ञान का प्रकाश जो है वो अंदर से ब्रेन के ऊपर फेंकता है। क्या होता है कि स्वचित ब्रेन के ऊपर अपना ज्ञान का प्रकाश जो इनसाइट जो है उसको फेंकता है, और उसका संबंध स्वचित से नहीं है पर ब्रेन जो हमारा रोजाना उपयोगी साधन है उसके साथ में है। तो वो ब्रेन के ऊपर जो प्रकाश आता है उसका जो संबंध जो है वो हमारा स्वचित से नहीं है, पर ब्रेन जो हमारा रोजाना उपयोगी साधन है उसके साथ में ये आता है। फिर कहाँ गया, क्या कहते हैं, पतंजलि सजेस्ट अवेकनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अटेंशन विच इज द लेजिटिमेट फंक्शन ऑफ द ब्रेन। तो जो ये हमारे अंदर जो एक अवेकनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ अटेंशन होता है, मतलब कि एक अंदर एक जागृति की स्थिति होती है, वहाँ अटेंशन का एक ठहराव है और जागृति की स्थिति है, और इस तरह जब काम होता है ब्रेन का वो एक लेजिटिमेट होता है, वही एक तर्कसंगत या उचित प्रकार का काम होता है। To be attentive in the brain is to pave the way of being perceptive through the self mind। मतलब कि ब्रेन से अटेंटिव या ध्यानस्थ होना मतलब स्वचित द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का रास्ते को खोलना। मतलब जब हम अटेंटिव या ध्यानस्थ बनते हैं तभी ज्ञान का प्रवाह स्वचित से ब्रेन में आता है। तो ये एक जरूरी कंडीशन है कि स्वचित से अगर हमें ज्ञान चाहिए, इंसाइट चाहिए, तो हमें पहले तो अटेंटिव बनना पड़ेगा, एक ध्यानस्थ बनना पड़ेगा और हमारे ध्यान को अंदर की ओर ले जाना पड़ेगा। तो फिर हो सकता है कि सेल्फ माइंड से ये ज्ञान जो है वो ब्रेन तक पहुंच पाए। Attention informs us about the nature of the problem or situation, and perception penetrates and resolves the same। अब attention जब है वो हम जब फेंकते हैं तब के जो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम के को किस प्रकार का प्रॉब्लम है उसकी हमें समझ आती है, या उसकी सिचुएशन क्या है उसके बारे में हम वो समझ सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसको पेनेट्रेट भी कर सकते हैं, उसका भेदन कर सकते हैं। मतलब इतने गहराई से प्रॉब्लम की जड़ में जाके उसको समझने का प्रयत्न करते हैं और उसको फिर हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको फिर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। The brain cannot go beyond attention. However, it is this attention that lights up the nature of situation or problem। अब ब्रेन की भी एक लिमिटेशन है कि वो अटेंशन से परे जाके काम नहीं कर सकता। ब्रेन को जो है वो जो अटेंशन उसको मिलता है उसके ऊपर ही काम करता है, पर उससे एक फ़ायदा ये होता है
कि वो प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम किस प्रकार का है, उसका नेचर क्या है, उसको वो लाइट अप कर सकता है, उसको वो बता सकता है कि भाई किस प्रकार का प्रॉब्लम अंदर पड़ा है। तो वो ब्रेन द्वारा हम जान सकते हैं, और ब्रेन अटेंशन जब फेंकता है तब ये जान सकते हैं। इट कैन नॉट resolve central and deeper issues of problems of life. It can, however, light them up through attention. तो ये जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम का जो डीपर और मतलब कि गहराई से जो प्रॉब्लम के जो क्या गहराई है वो नहीं जान सकता, वो नहीं समझ सकता, उसको वो इस तरह गहराई से सॉल्व नहीं कर सकता है, पर उसको जो लाइट मिली है उसका वो उपयोग कर सकता है, और वो इस तरह को अटेंशन का उपयोग करके उसको समझने का प्रयत्न कर सकता है। फॉर दिस पर्पज इट मस्ट बी एजुकेटेड टू वॉच विदाउट इंटरफियरेंस एंड जजमेंट इट्स ओन ऑसिलेटिंग मूवमेंट। अब यहाँ टेक्निक बताई है कि भाई कि क्या करें हम कि ये ब्रेन जो है वो थोड़ा एजुकेटेड हो जाए, और ब्रेन जो है वो ये अटेंशन का उपयोग कर सके, फिर वो चित्त जो है उसके साथ जुड़ सके, और इंसाइट जो है वो उसको ला सके। तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ एक टेक्निक दी है कि उसको बार बार एक जिसको कहते हैं निरीक्षण की एक आदत डालनी है। और निरीक्षण कैसा करना है कि जिसके अंदर कोई इंटरफियरेंस या जजमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं, उसके अंदर कोई इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, ना उसके प्रति जजमेंट देंगे। और किस चीज़ का हमें ऑब्जर्व करना है, वॉच करनी है, ऑसिलेटिंग मूवमेंट। ऑसिलेटिंग मूवमेंट क्या, मन जो भूतकाल और भविष्य काल में जो घूमता रहता है, भागता रहता है, वो जो उसकी स्थिति है। मतलब डे ड्रीमिंग जो होता है, और डे ड्रीमिंग में मन कभी भूतकाल में होता है, कभी भविष्य के अंदर जाता है, वो उसकी लोलक जैसी जो स्थिति है उसको हमें देखने के लिए इसको ब्रेन को एजुकेट करना पड़ेगा। तो ये एक एक्सरसाइज है, रोज हम 5-10 मिनट निकाल के शांति से बैठते हैं और फिर देखते हैं कि भाई मन कहाँ भाग रहा है, किस तरह भाग रहा है, और उसको ना रोकना है, उसको उसके अंदर कोई उसको सजेशन देना है, उसके अंदर कोई जजमेंट लाना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली एक न्यूट्रली हमें उसको ऑब्जर्व करना है या वॉच करना है। दिस मूवमेंट्स आर द सीजलेस चैटर ऑफ द ब्रेन। तो ये एक प्रकार का अंदर चैटरिंग है, एक प्रकार का बड़बड़ाहट है अंदर। हमारा जो ब्रेन है वो इस प्रकार अंदर बड़बड़ करता रहता है, और सीजलेसली वो रुकता ही नहीं है। हर समय हमारे अंदर एक प्रकार का बड़बड़ाहट चालू रहता है, चैटरिंग एक चालू रहता है। दे आर ऑलवेज इन टू द पास्ट और द फ्यूचर इन द शेप ऑफ ब्रूडिंग और डे ड्रीमिंग। तो डे ड्रीमिंग या ब्रूडिंग के रूप में वो पास्ट और मतलब भूतकाल या भविष्य काल में इस तरह वो भागता रहता है, और अंदर चैटरिंग चालू रहती है। द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड टू वॉच द वे in which this oscillating movement forms through repetition, deep habit grooves। तो हमें इसको ये जो ऑसिलेशन है भूतकाल और भविष्य काल के अंदर उसका जो भटकना है वो उसको हमें देखना है, और उसके लिए हमें उसको एजुकेट करना है। तो एजुकेट करना मतलब बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस प्रकार की देखते जाएंगे अंदर, तो फिर वो जो ब्रेन है वो इस तरह वो एजुकेट होता जाएगा। और इसकी जो डीप हैबिट है अंदर, या इसके जो ग्रूव्स पड़े हैं उसके अंदर हैबिट के, उसको भी फिर हम देख पाएंगे कि भाई ये बार बार देखते हैं तो पता चलेगा कि इसके ग्रूव्स कितने गहरे हैं। दिस वॉचफुलनेस मस्ट नॉट बी ए टेक्निक फॉर
20 minutes daily, but a process that should come into play when our thoughts loaded with emotions escape into the past or the future. तो उसको अभी इसको खाली टेक्निक के रूप में नहीं करना है, एक इस तरह की जो खाली टेक्निक नहीं बना देना है कि भाई थोड़ी मिनट के लिए उसको किया, पर खास करके जब हमारे विचारों के अंदर जब भावनात्मक तूफान जागता है तो उस समय उसको खास देखना है। और उस समय जो मन जो है या हमारा जो ब्रेन है वो जो भूतकाल या भविष्य में किस तरह भागता रहता है उसको हमें देखना है। तो खाली एक टेक्निक के रूप में कुछ समय निकाल के देख लिया इतना ही नहीं, पर जब जब खास अंदर अंदर की एक तूफान की स्थिति होती है तब उसको खास हमें देखना है। So long as these drifts into the past and future are free from emotions, they are like white clouds drifting across the sky. तो इस प्रकार जो भूतकाल और भविष्य के अंदर जो हमारा ड्रिफ्टिंग चालू रहता है और उसके अंदर वो ड्रिफ्टिंग है, पर इसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो इमोशंस फ्री इस तरह का ड्रिफ्टिंग है पास्ट फ्यूचर के अंदर। तो वो ऐसा है कि जैसे कि आकाश के अंदर जो बादल होते हैं वो बादल जिस तरह पसार हो जाते हैं इस तरह की ये स्थिति है। पर इससे अलग स्थिति क्या है कि व्हेन चेंज विथ इमोशंस दे बिकम रेन बेयरिंग क्लाउड्स preventing the brain from being attentive to the here and now। पर जब इमोशंस इसके अंदर आ जाते हैं, इमोशन से वो चार्ज हो जाते हैं, तब जैसे कि पानी से भरे हुए बादल कैसे होते हैं और फिर एक बारिश होती है, इस तरह का ये है, इस तरह का इमोशन से भरा हुआ जो हमारा ब्रेन है वो इस तरह का हो जाता है कि जैसे पानी से भरा हुआ बादल होता है इस तरह का। और वो जो है वो फिर हमें हियर और नाउ में आने नहीं देता है, वर्तमान में जीने के लिए वो संभव नहीं होता है। तो ये एक ज़रूरी है कि हम, इसका मतलब ये भी है कि हम इमोशन से ज़्यादा चार्ज ना हो जाए बार बार, नहीं तो ये फिर हियर और नाउ में रहना मुश्किल हो जाएगा। Perception is the function of the self mind, which is the cosmic mind as it flows through the organism। अब परसेप्शन मतलब कि जो हम देखते हैं, जो ज्ञान पाते हैं, वो क्या है, वो सेल्फ माइंड का एक फंक्शन है। और वो इसको जो कॉस्मिक माइंड है मतलब चित्ती है उसके द्वारा वो फ्लो होके हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। Perception is penetrating enough to resolve issues and problems, provided the brain is educated to be attentive and hence established in sanity and balance। तो परसेप्शन जो है वो उसके अंदर एक पेनिट्रेटिंग क्वालिटी है, वो उसको भेद देता है, ऐसी क्वालिटी है कि जिसके द्वारा वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इश्यूज जो है होते हैं उसको भी वो सॉल्व कर सके। इस तरह की एक परसेप्शन के अंदर इस तरह की क्वालिटी होती है। और ये परसेप्शन किसका है, सेल्फ माइंड का परसेप्शन है। और इसके द्वारा, पर इसके लिए जरूरी ये है कि ब्रेन जो है वो हमारा इस तरह का एजुकेटेड, इसको हमें इस तरह का एजुकेटिव बनाना है कि वो अटेंटिव बने और वो सैनिटी और बैलेंस में रहे। मतलब कि वो एक बैलेंस की स्थिति के अंदर, स्थिरता की स्थिति के अंदर वो रहे। इस तरह का अगर होता है तो अटेंशन जो है वो जब हम इसको कल्टीवेट करते हैं, उसको हम ट्रेन करते हैं, तब फिर वो इस तरह की शानपन की और समता की स्थिति के अंदर आ सकता है।
Hence the emphasis on re-educating the brain which is available rather than the self mind which is normally not accessible to human being. तो इसीलिए कहते हैं पतंजलि ने कहा कि भाई ये सेल्फ माइंड पर अभी काम मत करो, ब्रेन के ऊपर काम करो, क्योंकि ब्रेन जो है वो अवेलेबल है, सेल्फ माइंड इतना एक्सेसिबल नहीं है। ब्रेन जो है वो हमारे अवेलेबल है और हम इसको इस तरह री एजुकेट कर सकते हैं। दिस री एजुकेशन इज एन अनलर्निंग प्रोसेस। क्या है? अनलर्निंग प्रोसेस है। जो सीखा है उसको अब छोड़ने की, भूल जाने की। तो जैसे तावरिया जी बार बार भगवान बुद्ध का जो वाक्य कहते रहते थे कि भाई भिक्षु एम्प्टी द बोट, तो वही बात है। एम्प्टी द बोट मतलब अनलर्निंग का प्रोसेस। जो अभी जाना है, सीखा है, उसको छोड़ते जाओ, मन को खाली करते जाओ। अब और कुछ उसके अंदर भरना नहीं है, वो अनलर्निंग प्रोसेस है। इट इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम आवर conventional mental makeup, that is from our so-called mind, that is the sum total of outside influences, ideologies, symbol governed religions, arbitrary social modalities, codes of behavior, etc. तो इसका मतलब क्या है? अनलर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या करना है हमें कि हमारा जो एक मेंटल मेकअप हो गया है कन्वेंशनल, मतलब जो पारंपरिक रूप से जो हमने हमारा जो माइंड जो है, सो कॉल्ड माइंड, मतलब जिसको हम माइंड कहते हैं, तावरिया जी जिसको ब्रेन कहते हैं, वो जो है उसका एक मेकअप वो जो बन गया है इस तरह का, जिसके अंदर इस तरह के आइडियोलॉजीज है, फिर जो धर्म के प्रतीक होते हैं या प्रतीकात्मक धर्म जो होता है वो होता है इस तरह के, या फिर जो सामाजिक रूपरेखा होती है मनमानी, मतलब स्वेच्छाचार से बनाई हुई एक मॉडलिटीज होती है, या बिहेवियर की जो एक कुछ पैटर्न या उसके जो कोड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब कि जो जिसे हम मन कहते हैं, मन किससे बना है? तो मन के अंदर बहुत सारी हमने मान्यताएं इकट्ठा कर ली है, धारणाएं इकट्ठा कर ली है, आइडियोलॉजीज हमारे अंदर पड़ी हुई है, धर्म के संकेत हमारे मन के अंदर पड़ा है, बिहेवियर की चीज़ें पड़ी हुई है, किस तरह बिहेव करना है, किस तरह नहीं करना है, ये सब चीज़ें मिलके जो हमें, जिसको हम मन कहते हैं, वो बना है, उसको खाली करना है, उससे फ्रीडम लेना है। तो वो चीज़ है, वो यहाँ अनलर्निंग की प्रोसेस के अंदर आता है। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति की किताब का नाम है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो जाना है इससे मुक्त हो जाओ अभी। तो वही ये अनलर्निंग की प्रोसेस है। अटेंशन थस एज्यूम्स एन आउट ऑफ proportion importance in generating immense ability to resolve problems of tension, conflict and corruption. तो attention क्या है? इस तरह एक उसके अंदर एक एबिलिटी है, एक व्यक्ति की एबिलिटी है। किस प्रकार की एबिलिटी है? कि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, और प्रॉब्लम किस प्रकार के है, और वो जो एबिलिटी प्राप्त करके फिर हम इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको यहाँ एक अटेंशन के रूप में कहा है। अपार्ट फ्रॉम गिविंग थ्रू आवर आंसर्स, पतंजलि टेल्स अस दैट अटेंशन हैज ए यूनिक पर्पस। तो पतंजलि सीधा जवाब तो नहीं देते हैं, पर वो कहते हैं कि भाई एक अटेंशन है हमारा, उसका एक यूनिक पर्पस है, एक अनूठा अनुपम एक हेतु उसका है। वेयर देर इज फुल अटेंशन विद इन द ब्रेन, द लाइट ऑफ परसेप्शन फ्रॉम द सेल्फ माइंड रिफ्लेक्ट इटसेल्फ विद इन इट। जब हमारा एक फुल अटेंशन होता है ब्रेन के अंदर, हम पूरा अटेंटिव बन के कोई चीज़ करते हैं या समझते हैं या कुछ करने का प्रयत्न करते हैं, तो सेल्फ माइंड का जो लाइट है वो उसके लाइट जो है वो हमारे अंदर, वो ब्रेन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। लाइट ऑफ परसेप्शन,
मतलब ज्ञान का जो प्रकाश है, जो अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, वो सेल्फ माइंड से ब्रेन के अंदर आती है। पर कब आएगी? फुल अटेंशन अगर हम ब्रेन के अंदर डालते हैं तब। thereby burning out problems and diseases। और जब ऐसा होता है तो हमारा जो प्रॉब्लम है या हमारा कोई भी बीमारी तकलीफ है वो सबको वो जला देगी। तो वो इतना इम्पोर्टेंस है इसका, या इतनी ये एक काम की चीज़ है कि फुल अटेंशन ब्रेन को देते हैं। और ये परसेप्शन की लाइट जो है, जो चित्ती से निकलती है, उसको हम ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। तो ब्रेन के प्रॉब्लम्स और ब्रेन के अंदर जो कुछ गड़बड़ी है वो सब चीज़ों को वो निकाल देती हैं, साफ कर देती है, जला देती हैं। फॉर ए पर्सन हु हैज़ फोर्ज अनमोटिवेटेड अटेंशन, द लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड इज इन ए heightened state of awareness in which individuality and cooperation becomes possible। तो जो व्यक्ति के अंदर जो है वो एक इस तरह की उत्कृष्ट स्थिति बनती है अटेंशन की, और माइंड और ब्रेन के बीच में अगर वो वहाँ लिंक बनती है, इस तरह की उसका विकास होता है, और ये इससे जो एक अवेयरनेस की स्थिति अंदर बनती है, तो ये फिर हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी और कोऑपरेशन संभवित है। तो ये कहने का मतलब है कि अटेंशन जब चित्त से हमारे अंदर ब्रेन के अंदर आता है, एक प्रकार का अनमोटिवेटेड अटेंशन, उसके अंदर कोई हेतु नहीं है, इस प्रकार की एक लाइट या प्रकाश अंदर आता है और एक अवेयरनेस की स्थिति अंदर बनती है, उत्कृष्ट स्थिति जागृति की, तब फिर हमारे अंदर एक इस तरह का विकास होता है। हमारे व्यक्तित्व का विकास जो है इस तरह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है, यहाँ रुकते हैं। थोड़ा समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो था, पर किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं, थोड़ी देर प्रश्न कर सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, गुड इवनिंग था सर। હવે बोलो। हाँ, बोलो बोलो। बोलो। तो साहब ऐसा है कि इन केस ऑफ इनसाइड यूडीएम का रोल है, हाँ, चित्ती का रोल है, वो तो आपकी बात से समझ में थोड़ा थोड़ा आया जी। लेकिन इन केस ऑफ इंट्यूशन, हाँ, इन केस ऑफ इंट्यूशन, हाँ, चित्ती का क्या रोल होगा? ये तो सब होगा कि नहीं? अरे ये तो सब हम पर ये डिस्कोर्सिस में समझ के आए हैं ना, ये सब डायग्राम के साथ। सब सुनो 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 बात सुनो कि ये जो है, ये चीजें जो है डायग्राम की स्थिति को बताता है, और तवैया जी ने ये सब बताया है। एक इंसाइट है, एक इंट्यूशन है। तो 3A जो है वो इंसाइट की स्थिति है, 3B जो है वो इंट्यूशन की स्थिति है, और दोनों के अंदर प्योर चिट्टी ही काम करती है। खास करके 3B के अंदर तो चिट्टी ही है और कुछ है ही नहीं। तो ये पहली स्थिति है वो इंसाइट की है, और जब वो डेवलप होता है तो वो इंट्यूशन की स्थिति बन जाती है। वो 3A और 3B ये सब हम डिस्कोर्सिस में समझ के आए हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन चिट्टी का तो रोल दोनों में है ना। अरे चिट्टी का ही है ना। साइलेंट एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। साइलेंट एरिया जब पिक्चर में, जब साइलेंट एरिया में कम्युनिकेशन जब होता है, हाँ, तब चिट्ठी नहीं होती। नहीं, मेरा ये पूछना है। तो किससे कम्युनिकेशन होगा? चिट्ठी से। चिट्ठी नहीं होगी तो आप कम्युनिकेशन किसके साथ करोगे? चिट्ठी सर्वज्ञ है, चिट्ठी के पास सब नॉलेज है, उसके साथ ही हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। वही नहीं है तो फिर कम्युनिकेशन किसके पास करेंगे? और ये सर्वज्ञता या ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लेंगे? क्यों आप भूल गए ये सारी चीजें? मेरा थोड़ा ये मेरा पूछना ये था कि 3A, 3B और 3C
इन ऑल केसेस में थ्री सी को जाने दो। आप चित्ती की बात करते हो तो 3A 3B तक की बात है। 3C में चित्ती होती अच्छा। नहीं है, वो बात जाने दो। अब जब आप चित्ती की बात करते हो तो वो 3A और 3B तक ही है चित्ती का साम्राज्य। हाँ बस बस, तो 3A और 3B में चित्ती का रोल तो है नहीं, मेरा यही पूछना। वही चित्ती का रोल है, इसीलिए उसको इंसाइट और इंट्यूशन कहते हैं। उसका डिफरेंस इस तरह उन्होंने तावरिया जी ने किया है कि जो इंसाइट अंदर से आती है वो 3A के स्टेज में आती है, और इंट्यूशन इससे भी ऊपर की चीज है, इसीलिए उसको 3B में डाला दे। तो 3B में साइलेंट एरिया में से चित्ती के साथ कम्युनिकेशन होता है, और वो ये जो ये हमारे अंदर इंट्यूशन आती है, वही तो बात है। हाँ, आप भूल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ओके सर, ओके ओके ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? चलिए, तो प्रश्न नहीं है तो रुकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक तो ऑफ रहेगा क्योंकि हमारी शिविर है तो वहाँ जाना है, तो नेक्स्ट वीक नहीं मिल पाएंगे। तो आप खुद थोड़ा अभ्यास करके रहना, हाँ, समझने का प्रयत्न करना। उसके बाद के वीक में संडे में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।